नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आप लोग तमाम संदेश भेज रहे थे और मैं प्रयास कर रहा था लेकिन पता चला कि हमारे मित्र पंकज पचौरी थोड़े अस्वस्थ हो गए थे और कुछ यात्राओं में भी थे, उसके बाद अस्वस्थ थे तो बात नहीं हो पाई। आज वो मिल गए हैं और आज हम लोग फिर दूसरा कार्यक्रम उनके साथ ही करने जा रहे हैं। आज का विषय क्या रखें, पिछली बहस से ये आगे बढ़ा था, तो ये हुआ कि जो हमारी सबसे प्रमुख आर्थिक समस्याएँ हैं, उनमें से किसको सबसे पहले लिया जाए? तो बेरोज़गारी की एक ऐसी समस्या है, जिसका निदान पिछले वर्षों में होने की जगह वो समस्या विकराल होती जा रही है। सीएमआई के जो ताज़े आंकड़े हैं, जो अगस्त तक के हैं, उसके हिसाब से ये 9% भी क्रॉस कर चुकी है। तो वो बहुत खतरनाक सूचकांक है। सीएमआई का ही एक दूसरा जो आंकड़ा है, उसके अनुसार 30% से ज़्यादा लोग तो हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अब रोज़गार की आशा छोड़ दी है। और ये तब है जब हमने अभी पाया कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग के जो आंकड़े आए, वो तो लगातार ही आप देख रहे हैं कि वो पिछले सरकार के दौर से नीचे की ओर गए हैं। दूसरी ओर जो एक्सपोर्ट के आंकड़े अभी पिछले महीनों के आए हैं, वो बहुत डरावने हैं और अमेरिका के साथ जिस तरह से नया प्रशासन ट्रंप का जो आया है, टैरिफ को लेके जो उसने शोरगुल किया है, उससे हमारे लिए एक और संभावना खतरनाक संभावना पैदा हो रही है कि अमेरिका जहां हम ट्रेड सरप्लस में थे, वहां भी हमारे एक्सपोर्ट की मात्रा में बहुत चीजों में नए ऑर्डर्स तो बहुत से कम हो गए हैं एक्चुअली। तो अगर एक्सपोर्ट में जहाँ सरप्लस थे वो भी घटेगा, मैन्युफैक्चरिंग में कोई वृद्धि है नहीं, इकोनॉमी स्लगिश ही है, आंकड़ों को लेके बहुत शंकाएँ हैं और बेरोजगारी की दर जो पहले से ही लगातार हमारी जो इंडस्ट्रियल प्रणाली है, सरकारी जो नीतियाँ हैं, उसकी वजह से लोगों के लिए रोजगार पैदा करने की जगह वो बेरोजगार ज़्यादा पैदा कर रही है। इसके बाद हमारे यहाँ रीजनल डिवीज़न भी है। देखिए पंकज आ गए स्क्रीन पर, तो पंकज स्वागत है आपका। थोड़ी नमस्कार। भूमिका मैं प्रोग्राम की रख रहा हूँ। तो कुल मिला के जो स्थिति है बहुत ही डरावनी है। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल बनते हैं इस पर। पंकज भाई से बातचीत शुरू करते हैं एक-एक करके। तो पंकज भाई क्या सीन बन रहा है इस समय जब ट्रम्प प्रशासन के आ जाने के बाद अमेरिका से हमारा जो एक्सपोर्ट की वजह से सरप्लस था उनसे हमारा सरप्लस था, वो भी डाउन होगा। मैन्युफैक्चरिंग की हालत खराब ही है और अगस्त तक का जो आंकड़ा सीएमआई ने दिया है, चूँकि सरकारी संस्थाओं से तो आंकड़े अजीब तरह से आते हैं, वो कुछ न साफ करते हैं न उससे पता लगता है। तो सीएमआई पर ही भरोसा करना पड़ता है, उसके अनुसार तो हम बेरोज़गारी के मामले में बहुत खतरनाक चंचल पे हैं। क्या कहेंगे जी। आप? शीतल जी बहुत-बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो ये और आपने पिछला जो कार्यक्रम किया था उसके मुझे भी तमाम जो हैं वो लोगों के जो हैं वो सद्भावनाएँ आ रही हैं और आपका प्रताप है कि वो तमाम अरे! लोगों तक नहीं, नहीं। पहुँच लोगों ने बहुत पसंद किया आपकी बातचीत हमने को। हमने बात की पिछली बार जब निर्धनता के बारे में, पॉवर्टी के बारे में जी, जी। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है वो रोज़गार की कमी है या बेरोज़गारी है। जी, जॉबलेसनेस कह लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो उसमें ये है कि 2010 में एक स्टडी की थी बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने और जी। उससे ही मुझे इस विषय में थोड़ा-सा जो मेरा कौतूहल था वो ये हुआ कि उन्होंने ये कहा था कि वहाँ पर कि अगर अमेरिका 2% से 2.5% के बीच में इकोनॉमिक ग्रोथ जीडीपी की चलती रहे, तो उनका अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 5% से नीचे रहता है। और अच्छा, उसमें हाँ, दूसरा उन्होंने उसी में आंकड़ा ये बताया था कि अगर वो 2 से नीचे चला जाता है, तो अगले 10 साल में यानी 2020 तक वो आंकड़ा जो है वो 10% तक पहुँच सकता है, बेरोज़गारी का आंकड़ा। अच्छा, तो मुझे ये अच्छा। ग्राफ देख के बड़ा कौतूहल हुआ और मैंने कहा कि बराक ओबामा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनका इलेक्शन भी जो है कवर करने गया था और जी, काफ़ी उनसे बाद में बात भी हुई ये सब। लेकिन उससे मुझे ये हुआ कि क्या हम हिंदुस्तान में इसको लागू कर सकते हैं, उनका जो सिस्टम है ये सारा। और उस लिए मैंने बाकायदा उसके ऊपर एक मॉडल बनाया और वो मॉडल मैंने जब मैं एनडीटीवी में काम करता था, प्रणव रॉय साहब को दिखाया, तो वो बड़े खुश हुए और उन्होंने बोला कि आई थिंक आई एम द इकोनॉमिस्ट बट तुमने तो ये अच्छी चीज़ की है, इसके ऊपर शो करते हैं कई सारे। तो जी, 2010 में हमने कई सारे शो किए
और उसमें ये देखने के लिए कि कौन-सी स्थिति में हिंदुस्तान जो है, वो जीडीपी की ग्रोथ कितनी होनी चाहिए कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल है, वो 5% से कम रहे। जो कि एक ठीक। सामान्य हर एक मुल्क में माना जाता है कि आईएलओ भी मानता है कि 5% जो है, वो एक हेल्दी अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर है। उससे अच्छी हो जाए तो और अच्छी बात है। जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में है, मिडल ईस्ट के कई अमीर देशों में है। तो उसमें जब ये हुआ तो 8 से 10% की ग्रोथ उसने बताया कि अगर हिंदुस्तान अगले 10 साल तक 8 से 10% ग्रोथ करता है, तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है, वो 5% से नीचे रहेगा। यानी 8% से ज़्यादा हो और 10% तक हो जाए तो 8 बढ़िया से है। 10% तक लगातार हमें चलना चाहिए था 2020 तक। तो ठीक। 2020 आया, चला गया, लेकिन हालात और इससे क्या हो रहा था उसमें ये था कि हमारे पास उस समय जो नौजवान लोग आने वाले थे सिस्टम में, हुँ। 15 से 59 की उम्र के बीच के जो लोग होते हैं, उनको हम मानते हैं वो कामकाजी लोग हैं ठीक। और वो कामकाज में कर सकते हैं और डेटा जो बनाया जाता है आईएलओ का या हमारे यहाँ तो अब नीति आयोग के अलग-अलग डेटा मैं वो भी बात करूँगा, तो ये उसमें सिस्टम था। अब उसके ठीक। हिसाब से अगर हम देखें तो अ, आईएलओ का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि सन जी, 2000 में जो हमारा जी। एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो था, ठीक। 15 से 24 साल के बीच में जो यंग जनरेशन आ रही है, वो हमारा था 39% यानी कि 39% जो लोग थे, वो एम्प्लॉयड हो जाते थे। सन 15 से 2000 24 साल की उम्र के जो 15 से लोग थे, 24 साल के बीच की यंग जनरेशन जो है ये, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसकी हम लगातार डिविडेंड बात जिस करते हैं हाँ, जिसके नाम पे हम ये कहते हैं कि हमें हाँ, ग्राफिक डिविडेंड और मिल रहा है। जी, बिल्कुल, और उसी को लेकर के जितने भी एफडीआईआईज़ हैं, एफआईआईज़ हैं, ये अपने पैसे लगाते हैं एक मुल्क में ये सब देख कर के। तो वो 39% था उस समय, 2000 ठीक, में। ठीक। 2004 तक ये 36% आ गया ओह! और अब हालात ये है कि ये 25% है सिर्फ। यानी अरे कि हो! हम 25% लोगों को जो कि 15 से 24 के बीच में हैं, उनको हम जॉब दे पा रहे हैं। ओह! तो ये 39 से 25% आ गया है और अब ये समझ लीजिए सारा जो डिविडेंड जिसकी हम बात करते थे कि नए लोग जो हैं, वो वर्कफ़ोर्स में आ रहे हैं और ये काम करेंगे, ये देश को आगे ले जाएँगे। उनका जो पार्टिसिपेशन है, वो आप समझ लीजिए कि 39 से 25% रह गया है। और आईएलओ बाय के द अनुसार। जी हाँ, आईएलओ के डेटा है। और बाय द वे ये जब क्राइसिस हुई पैंडेमिक की तब ये 22% रह गया था सिर्फ। ओह! सो 22% से थोड़ा सुधरा है, क्योंकि उसके बाद में कई लोगों ने काम दोबारा शुरू शुरू करना किया है, लेकिन ये अभी 25% पर है। तो ठीक। ये एक बड़ा डेटा पॉइंट है आपके लिए कि सिर्फ 25% लोग 15 से 24 के बीच में जो हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट देश में उपलब्ध है। सबसे बड़ी बात तो इसमें ये हुई। ठीक, और इसकी वजह से अब ये समझ लीजिए आप कि हम चूँकि इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ठीक। मैन्युफैक्चरिंग में वो भी हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग में कि क्या इस समय हालात हैं और बहुत अच्छे नहीं हैं। मैन्युफैक्चरिंग में आप समझिए कि पहले हम 1 मिनट मेरा डेटा जो है वो इसी कंप्यूटर में है इसलिए मैं आपको थोड़ा-सा वो बताऊँगा। तो मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो हमारा कोई 27% इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग लगा कर के 27% हुआ करता था जीडीपी का पार्ट जो अब घट के 25% रह गया है। अच्छा। जो एग्रीकल्चर है, वो भी थोड़ा-सा घटा है जी, और जो सर्विसेज़ हैं, जिसमें कि सबसे कम एम्प्लॉयमेंट मिलते हैं उसमें वो हमारी इकोनॉमी जीडीपी का भाग बढ़ता जा रहा है, 54 से ऊपर हो गया है। जी। तो ये जो हैं, वो हालात आपके सामने इस समय हैं और इसमें अब सर्विसेज़ सेक्टर में इन्फोसिस जैसी कंपनियाँ भी इधर छँटनी कर रही जी, हैं। सबके जी, यहाँ जी, से जी। छँटनी की ही रिपोर्ट है। एक तो मैं वो अभी कम उस जॉब पे आ रहा देते हूँ। हैं। मैं आपको जी, डिटेल में बताऊँगा कि ये जो बड़ी कंपनियाँ हैं, जो सरकार से पैसे ले रही हैं, सब्सिडी ले रही हैं, इनमें कितनी कटौतियाँ हो रही हैं जॉब्स की। ये ठीक है, सरकार से पैसे लेने में पूरा डेटा है। लेकिन उससे ठीक। पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस समय जो हालात हैं, जो आपने 9% की आपने जो बताई है, कि हाँ, 9% हमारे यहाँ जॉबलेसनेस है, उसमें हाँ, एक बहुत बड़ी चीज़ छुपी हुई है। ठीक। जब सरकार ये बनाती है आंकड़े
और क्योंकि मैं सरकार में काम कर चुका हूँ, तो थोड़ा-सा मुझे मालूम भी है कि सरकार जो आंकड़े बनाती है, वो कैसे बनाती है। ठीक, तो उसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इस समय सीएमआई कहता है कि 9% है, सरकार कहती है कि प 5% है, 4.9% है। तो ये उसमें ठीक। झगड़ा लेकिन आप सुनिए, जब हम बना रहे हैं, तो उसमें हम दिखा रहे हैं कि इस समय कोई 32 करोड़ लोग जो हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जिनको हम मान लेते हैं अच्छा, कि उनके पास जॉब है। ठीक, अब मज़े की बात ये है, इनका हो गया कुल 32 करोड़ 60 लाख लोग। ये ठीक, डेटा जो है, ये इंडस रिपोर्ट का है। ठीक। उसमें से 32 करोड़ में से 33% लोग ऐसे हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, लेकिन अनपेड वर्कर हैं, जो घर में काम करते हैं। ओह! जो महिलाएँ हैं, जिनको हम कहते हैं कि आप होम मेकर हैं, अब उसका नया शब्द बन गया है होम मेकर। पहले हम कहते थे गृहिणियाँ हैं, अब होम जी, मेकर हैं। तो उसमें आपने 33% ऐसे लोगों को इंक्लूड जोड़ कर दिया, रखा है। जी, जोड़ रखा है, जो घर में काम करते हैं, सेल्फ जिनको एम्प्लॉयड हैं, जिनको उसका कोई पैसा नहीं मिलता। जिनका कोई पैसा नहीं मिलता। इसमें कोई भी लेन-देन नहीं होता, सिर्फ आप काम करते हैं, खाना खाते हैं। अब देखिए ब छप्पे च अड़ अ अ 58% ये हो गए, 20% कैज़ुअल वर्कर्स हैं, जो ठीक, आपके लोग वहाँ पर सड़क पर चौराहे पर, होली गेट पर और यहाँ चांदनी चौक में सड़क पर, मालवीय नगर में बाहर या लक्ष्मी नगर के सामने जो खड़े होते हैं कुल्हाड़ी लेकर के या रद्दा लेकर के, कैज़ुअल वर्कर जो हैं, 20% कैज़ुअल वर्कर हैं, जो कुल 11 करोड़ हैं। ओह! आगे चलिए। रेगुलर सैलरी एम्प्लॉइज़ जो हैं, जिनको की तनख्वाह देते हैं छोटे ठीक, जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो छोटी दुकानें हैं जी, छोटे कारखाने हैं, उनमें देते जी, हैं। ये 13% लोग हैं सिर्फ़ जिनकी संख्या 7 करोड़ के आस-पास जी, है। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज़ जो हैं, जिनके पास में कॉन्ट्रैक्ट है यानी उनको कुछ लिख के दिया गया है, जी, उनकी तनख्वाह का कुछ भाग जो है वो कटता है और वो ईपीएफ में जाता है या ईएसआई में जाता है, एम्प्लॉयी जी, जो सर्विसेज़ है। ईपीएफ का मतलब एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड में जाता है, जो कि आपको ठीक बात। करना पड़ता है। हाँ, इनकी संख्या सिर्फ 9% है। ओह! यानी कि अ, नौकर पेशा लोग जिनकी नौकरी सॉलिड है, कॉन्ट्रैक्ट है उनके पास में और सरकार में वो जो है उनका रजिस्ट्रेशन है, वो सिर्फ़ 9% हैं, जो सिर्फ़ 5 करोड़ 10 लाख के आस-पास है। ओह! तो जब हम एम्प्लॉयड की बात बहुत करते हैं महत्वपूर्ण बात है। देखिए भाई 140 करोड़ के देश में कुल 5 करोड़ लोग के करीब हैं, जो ठीक से आप कह ठीक से तो उसमें भी शिकायतें होंगी, लेकिन जिनके पास कम से कम एक कागज है नौकरी का नौकरी और का जो 9% रजिस्टर्ड है सरकार के द्वारा कि वो एक जगह नौकरी पाते हैं, हुँ, उनका प्रोविडेंट फंड कटता है, उनकी जी, सैलरी स्लिप होती है, वगैरह, हाँ, वगैरह, वगैरह। तो कुल ऐसे लोग 5 करोड़ हैं। बहुत अच्छा ये डाटा 5 बताया पंकज। 5 करोड़ लोग हैं ना 9% हैं। अब और दूसरे देशों की बात सुन लीजिए, ऐसे लोगों की संख्या हमारे यहाँ 9% है, रूस में 93% है, ब्राज़ील में 68% है, चीन में 54% है और बांग्लादेश में 42% है। ओह! तो ये ये जो बहुत डेटा महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं कि बांग्लादेश जैसे देश में, जिसमें तमाम टर्मॉइल है और समस्याएँ हैं और वगैरह-वगैरह, लेकिन वहाँ 40% से ज़्यादा लोग कम से कम लिखत-पढ़त में रोज़गार में हैं और हमारे यहाँ ये संख्या कुल 9% है। कितना हम शर्मनाक स्थिति। जी, बिल्कुल, हम तो उन लोगों को रोज़गार मान रहे हैं जो कि गिग वर्कर्स हैं, जो कि आपके ज़ोमैटो के और ब्लिंकिट के और ये सब लेकर के स्विग्गी के खाना सप्लाई कर रहे हैं बेचारे या हाँ, इधर-उधर के छोटे काम हमने कर रहे उनको भी हैं, मान लिया है कि इनके पास नौकरी है। उनको मान ले रहे हैं नौकरी है, तभी आंकड़े पहुँच रहे हैं। ओह! हाँ, उनको तब ये 9% का जो आंकड़ा आया है, आप जो बता रहे हैं, ये है। वरना ये आंकड़ा जो है आपका पहुँचता है कोई 25% से ऊपर। ओह! अगर इसमें आप ये ना करें, तो ये हाँ, 25% से ऊपर आंकड़ा आपका पहुँच जाता है। तो ये इसमें मोटी बात है और इसमें फिर ब वही बात जो हम आप पहले कह रहे थे कि जी। लगातार किस तरह से हुँ, जो सेक्टर जो नौकरियाँ देते हैं, हुँ। वो उनकी जो हिस्सेदारी है इकोनॉमी में, वो लगातार कम होती जा रही है। और उसका भी जी, मैं छोटा-सा आपको एक वो आंकड़ा दे देता हूँ
कि ठीक, कृषि में कोई 46% लोग हमारे मुल्क के इस समय डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हैं। ठीक, 46% लोग कृषि में, और वो उसका जीडीपी में भाग 17.1% हुआ करता था 2013 में, जो ठीक, 2023 में घट के 16% रह गया। अच्छा, इंडस्ट्री, और इसमें मैन्युफैक्चरिंग शामिल है, और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन शामिल है। कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे लोग हैं हमारे मुल्क में इस समय। ठीक, हाँ, तो उसमें 28.4% से घट के 25% रह गया। ओके, और सर्विसेज़ जो हैं, जो कि आपकी बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आईटी इंडस्ट्री आ जाती है पूरी की पूरी। ये सब जो है, इसमें इसका जो जीडीपी में जो हिस्सा है, वो 46% से बढ़ के 49% हो गया, और कुछ का कहना तो है ये उससे भी ज़्यादा है। हुँ, तो ये इसलिए हालात हैं। अब आप बात कीजिए कि भई कहाँ-कहाँ पर आपने जो है, सब कहते हैं कि सब जगह नौकरियाँ लग रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब तरह की चीज़ें हो रही हैं। ये हमारी जो पूरी इंडस्ट्री है, हुँ, आईटी-वाईटी सब कुछ मिला कर के, ये हमारे मुल्क में 2 करोड़ लोगों को भी नौकरी नहीं देती। अच्छा, जी हाँ। ये पूरी सर्विस इंडस्ट्री आप कह रहे हैं। पूरी सर्विस इंडस्ट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं, और जिसके सारे सीईओ जो हैं वो हाथ मिलाते हैं, कभी किसी से, कभी किसी से, और वो बहुत प्रवचन आजकल बहुत देते हैं, ये करना है, हाँ, 90 घंटे और काम वो करना है, 80 घंटे काम करना है। जी। बिल्कुल, 80 घंटे काम करिए, पूरे मुल्क से हुँ, बोलिए और ये करिए, तो उसमें हाल ये हुँ, है कि 80 घंटे काम करवाने वाली इन्फोसिस जो है, उसने हुँ, 2023 और 2024 के बीच में हुँ, 25,994 लोगों को निकाल दिया है, ओह! एक साथ। कुल एक चीज़ ये बताएँ अगर हो सके, कुल कितने लोग हैं इसमें इन्फोसिस में जो काम करते हैं? ये देखिए आप 25,000, ये कुल इसमें फाइनेंशियल ईयर 23 में हुँ, 3,43,000 लोग हुआ करते थे, जो अब घट के 3,17,000 रह गए हैं। अच्छा, हाँ, तो ठीक, ये बहुत इनके बढ़िया। तो हाल हैं। अब दूसरी बड़ी कंपनी है रिलायंस, हुँ, जिसके जिनके जो फाउंडर के लड़के हैं, उनकी अभी शादी हुई, हुँ, और पूरी दुनिया ने देखी, उसमें किम करदाशियाँ आईं, उन्होंने बोला कि मैं देख के आती थी वहाँ पे कि जो गाय वहाँ पर थी, उन गाय के जो पैर में वो बंधे हुए थे, पायल बंधी हुई थी, उनमें हीरे लगे हुए थे। ये अच्छा, वो ऑन ऑन रिकॉर्ड उन्होंने, किम करदाशियाँ ने कहा है जी, कि गाय जो थी वहाँ पर शादी में थी, उसमें हीरे लगे हुए थे उनकी पायल में। तो हुँ, रिलायंस इंडस्ट्री अ, 2023 में हुँ, 3,89,000 इनके पास टोटल एम्प्लॉइज़ थे, जो 24 में घट के 3,47,000 रह गए। ओह! 42,000 तो लोगों ये को जो एक साथ। बड़े-बड़े महारथी, ये अच्छा बताया आपने, ये बड़े-बड़े 2 बड़े महारथियों के बारे में तो बताया, मैं बता एक दूँ, और उसके बाद में जो जी, टॉप 50 इंडिया की कंपनी है, रिलायंस, अ, ओएनजीसी, एचडीएफसी, कोटक, भारती जी, जी, एयरटेल, इसमें सरकारी कंपनियाँ भी शामिल हैं। जी। एलआईसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सन तो फार्मा, टॉप 50 जो हमारी 50 अदानी, सबसे बड़ी कंपनियाँ जो जितनी हमारी भी हैं, कंपनियाँ हैं, इन्होंने 1 साल में 1,000 लोगों को निकाल दिया है। 1000 हाँ, 1,000 लोगों को इसलिए वो आंकड़ा इसलिए आ रहा है कि कुछ लोगों ने लोगों को रखा भी है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, जैसे कि मतलब एक्सिस इनमें बैंक। इनमें इनमें जो रोज़गार थे उसमें पिछले वर्ष में कोई वृद्धि नहीं हुई है, 1000 कमी आई, लोग कम हुए हैं। 1,000 लोग का। ये हमारी लीडर कंपनियां हैं, यही हमारी रोजगार की सबसे बड़ी जो सृजन का माध्यम है। ये 50 सबसे बड़ी कंपनियां हैं। इनमें आबादी के अनुपात में, अर्थव्यवस्था के अनुपात में कोई वृद्धि नहीं हुई है, कुछ लोग कम हुए हैं, ये इनका हाल है। जी, आगे सुन लीजिए, इनमें सिर्फ 36,61,000 लोग नौकरी पाते हैं। देश की 50 बताइए। कंपनियाँ, जिनको मैंने आपको नाम बताया, इसमें बजाज सरकारी ऑटो, कंपनियां भी हैं, प्राइवेट भी अदानी हैं, ये सब पावर, जो 50 इसमें इस देश की लीडर कंपनियां हैं, इंडियन उसमें ऑयल, कुल सीमेंस, वेदांता, डीएलएफ, ये सब आप 50 टॉप इंडिया की जो कंपनी है, और ये इनका जो लोग 1 अरब 40 करोड़ के देश में 1 करोड़ लोगों को भी नौकरी नहीं देती हैं, आधा करोड़ भी नहीं देती हैं। 36 लाख कुछ बता रहे हैं पंकज। 36 लाख, इन आंकड़ों को 36 बहुत लाख ध्यान से 36,000। सुनिए भाई।
ये हमारे आपको एक विषय गंभीर जरूर है, लेकिन इन आंकड़ों को जरूर सुनिए, क्योंकि ये फिर आपको वहां ले जाएंगे जहां से हटाने के लिए औरंगजेब की तलाश हो रही है, औरंगजेब की कब्र की तलाश हो रही है। जी। इन कंपनियों का टोटल जो मार्केट कैप है वो 1,90,67,481 करोड़ है। ओह, तो आप समझ लगभग दो लीजिए। लाख करोड़ लगभग हाँ, 2 लाख करोड़। लगभग 2 करोड़ करोड़ हाँ, 2 2 करोड़ करोड़ करोड़। अच्छा। हाँ, 2 करोड़ करोड़ का मार्केट कैप है और ये 36 लाख लोगों को ये जॉब देती हैं। और हमारे मुल्क की बताइए। समस्या जो है, वो ये है इस समय कि ये जो बड़ी कंपनियाँ हैं, जिनको ज़्यादा जॉब देने चाहिए, जनरेट करने चाहिए, एक्सपेंशन करना चाहिए, ये अपना प्रॉफिट एक्सपेंशन में नहीं लगा रही हैं। पिछले 10 देखिए, साल इन में इन इन आंकड़ों से पिछले कार्यक्रम के आंकड़े की भी पुष्टि हो रही है, जिसमें बताया गया था कि 140 में से 100 करोड़ लोग तो हमने अर्थव्यवस्था की किसी भी गतिविधि से लगभग बाहर कर दिए हैं, या हमारे पास उनके लिए कुछ है ही नहीं। वो बस हाँ, जीवित हैं और भारतीय नागरिक के तौर पर दर्ज हैं। इसके हुँ, अतिरिक्त उनकी कोई भूमिका ही नहीं है। वो आंकड़ा इन आंकड़ों के जब को सामने रख के हम देखते हैं तो वो कितना सटीक सच्चा लगता है, बल्कि लगता है कहीं और 10-5 करोड़ का फर्क ना हो। जी। हाँ, कुछ ब हो सकता है इतना ज़्यादा मतलब जितना आप उसे करेंगे, उतना ज़्यादा आपको वो इसमें जो है आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें जो हैं, वो जी। उसमें आपको मिलती रहेंगी। अब जी। आप जी। देखिए ये बात हो गई प्राइवेट सेक्टर की, जी। कि आपकी 50 टॉप कंपनियाँ 36 लाख लोगों को जो है वो जॉब दे प्राइवेट रही और सरकारी दोनों। जी। हैं। हाँ, इसमें मिली हुई हैं कुछ लेकिन मिली अब हुई है। बाकी मैं बता रहा हूँ आपको, कि अगर हम डिफेंस सर्विसेज़ को छोड़ दें क्योंकि वहाँ पर तो जॉब क काटने के कम चांसेज़ होते हैं। और डिफेंस हुँ। का बजट भी अलग से होता है, वो सब होता है। डिफेंस सर्विस को छोड़ दें, तो इस समय हालात ये है कि देश में रेलवेज़ में हुँ। सन 2013-14 में हुँ। एक 1.33 मिलियन यानी कि 13,30,000 लोग थे जिनकी संख्या घट के अब 12,20,000 हो गई। बताइए, सबसे बड़ा एम्प्लॉयर रेलवे था, उसमें संख्या घटती रेलवे जा रही है, लाख 2 लाख हर साल। ठीक है? उसके बाद में नंबर आता है आपका पोस्टल डिपार्टमेंट हुँ। जिसमें कि 46,000 लोग थे। हुँ। 46,000 लोग थे, नहीं मिलियन में है ना ये? हाँ, ठीक है। हुँ। 4,60,000 लोग थे जो अब बढ़ के 5,80,000 हो गए। अच्छा। और इसमें पो सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाला आंकड़ा है, वो ये पोस्टल है में बढ़े हैं? इसका मतलब पोस्टल पोस्टल में में बढ़े। माफ़ कीजिए हाँ, पोस्टल में बढ़े हैं, पुलिस में बढ़े। अच्छा। और मज़े की बात ये है इसमें कि 40,000 लोग आपके जो 005 हाँ, 40,000 लोग हुआ करते थे आपके टैक्स डिपार्टमेंट में। अच्छा। जो अब बढ़ के 1,70,000 हो गए। ओके। तो तो पोस्टल, सरकार पुलिस हाँ, और टैक्स डिपार्टमेंट में वृद्धि हो रही है। जी। पोस्टल वाला समझना पड़ेगा कि पोस्टल में कैसे हुई, उसके भी अंदरूनी बात आएगी साहब तो पता लगेगा। जी। मेरे ख्याल में नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट पे आ गए होंगे इसलिए वो बढ़ाया उन्होंने वहाँ पे दिखाया उसको ठीक वहाँ है, पे। ठीक है, लेकिन ठीक मज़े है। की बात ये है कि सबसे ज़्यादा वृद्धि जो हुई है सरकारी महकमों में वो टैक्स डिपार्टमेंट में हुई है, ओके। जो कि तिगुने से भी ज़्यादा हो गए हैं। मतलब तो जनता से टैक्स वसूलने के मामले में सरकार ने रोजगार पैदा किया है सबसे ज्यादा, हम लोगों की और इसीलिए आप उसको रेवेन्यू की शीट बेहतर देखते भी हैं, और विभिन्न हाँ, तरह से जनता से टैक्स लिया ही जा रहा है, जो एक अलग विषय है, उस पर कोई और कार्यक्रम करेंगे। आज तो बेरोजगारी पर सीमित रहते हैं। जी। जी हाँ। तो इसलिए हालात ये हैं और इस समय पुलिस, एक और आपने पुलिस बताया सब, और जनता को कंट्रोल करने के लिए एक ही जगह पुलिस भर्ती बढ़ रही ज्यादा होती है, वो है पुलिस। पुलिस बढ़ रही है, पुलिस कि लगातार बढ़ लोग लोग प्रतिरोध न कर सकें, बोल न सकें, इसलिए पुलिस का उपयोग बढ़ता जा रहा है। और हाँ, कई जगह से ये शिकायतें राज्यों से है कि वो पुलिस स्टेट में बदल चुकी हैं, उत्तर प्रदेश बिल्कुल। समेत। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। पुलिस जो है उसकी भर्ती हो रही है, पुलिस की भर्ती हो जी। रही है और उन पर कोई वो नहीं। और इसका सीधा असर आप देख सकते हैं चूँकि अब मैंने आपको ये बता दिया कि क्या हालात हैं, कि चंडीगढ़ में हरियाणा जी। गवर्नमेंट ने अभी जो है वो जॉब निकाले जो बोर्ड्स हैं उनके जी। और कॉर्पोरेशंस है उसकी जॉब निकाले जी। ₹15,000 महीने के लिए, ठीक। ₹15,000 महीने स्वीपर के जॉब, झाड़ू लगाने अच्छा। वाले। ठीक। उसके लिए और कुल वो 47 जॉब थे जिसके लिए 1,70,000 पर्चियाँ आईं, एप्लीकेशंस आईं
जिसमें 40,000 ग्रेजुएट थे और 6,000 पोस्ट ग्रेजुएट थे। ये बताइए। अभी पिछले महीने की बात है। 47 जगहों के लिए पौने 2-2 लाख लोग, जिसमें बहुत सारे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो अप्लाई कर रहे हैं। ये इस आंकड़े के बाद अब बेरोजगारी के बारे में कुछ कहने को क्या बचता है? 15,000 रुपए महीने के जॉब के लिए। 15,000 रुपए महीने सफाई कर्मी के जॉब के लिए सही कहा। जी। ये संख्या है। जी। तो ये तो हो गया आपका जो है टोटल जो है वो उसमें हो गया। अब इसमें क्या है कि कई तरह के लोग हैं। आपको लगा पिछले दिनों में कि हम सबको जॉब दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं इसमें। तो जो लोग ये जॉब देने की बात करते रहते हैं उसक और किस तरह से आँकड़ों का खेल होता है आप ये देखिए। जैसे कि हमने राजमार्ग जो बढ़ाने के लिए, नेशनल हाइवेज़ बढ़ाने के लिए, पहले हुँ। राजमार्ग 1 किलोमीटर हुआ करता था। अब उसकी हर एक लेन को हम जोड़ने लगे हैं। अगर डबल लेन है तो 2 किलोमीटर हो गया, 4 लेन है तो 40 किलोमीटर हो गया। 4 किलोमीटर। हाँ, तो 4 किलोमीटर हाँ, 4 हो गया, तो 6 लेन है तो 6 किलोमीटर हो गया। वो 6 किलोमीटर हो गया। तो उसके नए हमने तरीके निकाल लिए हैं उसको लोगों को बताने के लिए कि हम कितनी तेज़ी से काम कर रहे हैं और वैसे ही एक काम है आपका एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड का, ईपीएफ हुँ, आप देख रहे होंगे तमाम आंकड़े आते हैं कि पिछले महीने 10 लाख लोग जो हैं वो ईपीएफओ में आए। उससे पहले हुँ, 14 लाख लोग ईपीएफओ में आए थे। अगर इतने हुँ, लोग जो हैं उनको पेंशन फंड में जा रहे हैं, तो हुँ, हो क्या रहा है? हुँ, उसकी ये है कि पूरी जो आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ लीजिए ईपीएफओ की और मैं वो हुँ। पढ़ रहा था, वो इसीलिए देर हो गई आपके पास आने में। नहीं, ठीक जो है। ईपीएफओ की रिपोर्ट है वो 357 पेज की, उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि इस समय एक्टिव पीएफओ अकाउंट कितने हैं। ओह! क्योंकि होता ये है ईपीएफओ में कि लोग नौकरियाँ बदलते हैं एक के बाद एक ठीक। और वो सब जगह पीएफ आपको पीएफ अकाउंट खोलना पड़ता है। जी। दूसरा अकाउंट वो बंद नहीं करते हैं, नई नौकरी में आ जाते हैं। फिर तीसरी नौकरी में चले जाते हैं, तो आपके अकाउंट्स वो बढ़ रहे हैं। ये वैसे ही है नंबर ऑफ अकाउंट बढ़ जाते हैं, नौकरी एक ही रहती है। जी, ये सिम कार्ड की तरह है कि एक आदमी अगर 5 सिम कार्ड ले लेता है, तो हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में 5 लोगों को जो है उनकी कनेक्टिविटी बढ़ गई। तो ये पीएफओ के आंकड़े अब लगातार जारी किए जाते हैं और इन्हीं आंकड़े के ऊपर वो आप जो है उसके ऊपर ये बयानबाज़ी जो है वो चलती रहती है। बड़े-बड़े एडिट पेज पीसेस लिखवाए जाते हैं और वो भी उन कंपनियों से जो कि इसमें हैं। एक जी, कंपनी है उसका नाम है टीम लीज़, लिस्टेड ठीक। कंपनी है बाकायदा। बड़े पढ़े-लिखे लोग उसमें काम करते हैं। और वो अपने आँकड़ों को कोट करते हैं कि भई इतने लोगों को नौकरी मिली और इतने लोग जो है वो ज़्यादा उसमें हो गए और इस सेक्टर में चले गए और उस सेक्टर में चले गए। लेकिन सच्चाई जो है वो ये है कि सरकार ने 2011 के बाद में हमारे पास में सेंसस नहीं है, हमको ये मालूम ही नहीं है कि कितने लोगों पे नौकरियाँ हैं और कितने लोगों पे सबसे नौकरियाँ महत्वपूर्ण ये बात आपने अभी कही कि ये सरकार कमाल है, दुनिया भर की बातें करती है और सेंसस यानी जनगणना का काम जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, हर 10 साल में अब तक कभी भंग नहीं हुआ। अंग्रेजी राज से चला आ रहा है और वो आजादी में पहली बार है, कोविड के नाम पे टाला गया और तब से टलते ही चला जा रहा है, कोई सर पैर नहीं है। कब होगी, क्या होगी, खैर उस पे फिर दूसरा मुद्दा हो जाएगा, इसलिए इतना कह के रुकते हैं इस पे। तो जी, यहीं पे आप हाँ, ये बहुत है। आप समझिए कि देश में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, ये 15 से 24 के बीच वाली, जी, वो जो आबादी जो है वो करोड़ों में बढ़ रही है, ठीक बात। ठीक है? हम जब आंकड़े दिखाते हैं ईपीएफ के तो हम ये कह देते हैं कि जनवरी में 8 मिलियन हाँ, 81 लाख लोगों ने ईपीएफ में शामिल हुए। ये नहीं ठीक, बताते कि कितने बाहर निकले। तो अब अगर आप उनका भी आंकड़ा ले लें, तो 84 लाख लोगों को अगर आपने दिसंबर में जॉब दिया है, तो जितनी हमारी आबादी में लोग आए हैं वर्कफ़ोर्स में, उससे ये बहुत कम है। ठीक बात। तो ये मोटी-सी बात हो गई। अब एक और आंकड़ा है जो बताते हैं कि एक ई-श्रम पोर्टल खोला गया है, ठीक, जिसमें ये लिखा है कि हमारे पास 30 करोड़ मेंबर हैं। तो 30 करोड़ में कौन-कौन मेंबर है, मैंने जाके देखा कि कौन-कौन ई-श्रम में आते हैं। तो जो भी लोग मनरेगा में काम करते हैं, जो लोग गिग वर्कर हैं, ज़ोमैटो ये सब करते हैं, टैक्सी वाले हैं, जिन भी लोगों ने अपने आधार में या अपने पैन अकाउंट में या कहीं पर भी ये लिखा है कि उनके पास काम है, वो ई-श्रम में आ जाते हैं। तो दिखाने के लिए आपको हो जाता है कि 30 करोड़ लोग जो हैं वो हमारे पास में काम कर ये रहे हैं। वैसे ही है
कि आप मिस्ड कॉल करके आप किसी का सब्सक्रिप्शन बढ़ा लें या किसी का मेंबरशिप बढ़ा लें। तो ये जी, मिस्ड कॉल उसमें वो करने सब चीजें छुप जाती हैं कि साल में कितने दिन उनके पास काम है, काम कितना की काम प्रवृत्ति क्या है, बिल्कुल, वो बिल्कुल। गिग वर्क है कि क्या वर्क है, कोई उनको काम की सुविधाएं हैं कि नहीं, पीएफ वाले भाई में है कि नहीं, ये सब चीजें छुप जाती हैं। ठीक, 2006 में जब मनरेगा शुरू हुआ था तो ₹100 कहा गया था कि 100 दिन के लिए ₹100 मिलेंगे। ठीक, अब आपका जो एवरेज आ रहा है वो 162 के आस-पास आ रहा है कि ₹162 मिल रहे हैं, जबकि आप समझ सकते हैं 20 साल गुज़र चुके हैं। 20 साल में कितनी महँगाई बढ़ चुकी है, इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, कितना आटे के दाम बढ़ चुके हैं, लेकिन आपका वो 100 से 162 पे पहुँचा है और वो भी जी, अब 100 दिन का काम किसी को नहीं मिल रहा है। तो ठीक, अगर आप सबको इसको अगर मनरेगा को जोड़ लें, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि यूपीए के टाइम में तो कोई एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया है टोटली। लेकिन ऐसा नहीं है और लोग आ रहे हैं और लोग बढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो हमारा जो डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है, सबसे बड़ी हमारी जो ताकत थी, वो हमारी सबसे बड़ी अब एक जो है वो समस्या बन गई और उनको हम जॉब दे नहीं सकते। और ठीक। और बाकी और आंकड़े आप देख सकते हैं कि कोई ये डि 29% ये डिविडेंड भी समझा दीजिए, डिविडेंड भी कब तक रहेगा? ये परमानेंट तो है नहीं, ये 2-4-5 नहीं, साल में ये डिविडेंड का भी रेशियो खत्म हो जाएगा, बूढ़े लोगों की तादाद नहीं, बढ़ेगी, भाई समाज तो निर्मित हो ही रहा है। 2050 में जो हमारे जैसे लोग हैं 60 से ज़्यादा की उम्र है, उनकी हिंदुस्तान में आबादी 40% हो जाएगी और उनके पास में नौकरियाँ होंगी नहीं। उनके लिए आपको पेंशन की आपने सुविधा दी नहीं है। ये जो ईपीएफओ की पेंशन मिलती है, मैं खुद अपने आंकड़े देख रहा था, मुझे ₹270 देते हैं वो महीने के। मैंने अच्छा, हाँ, तो मेरा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट उसने बोला कि सर इतना पैसा तो आपकी फीस हो जाएगी। तो आप लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे? तो इस तरह की चीज़ें हैं कि आप ऑन पेपर तो सब कुछ है, ऑन पेपर सब कुछ है, लेकिन वो उसमें ये समस्या उसमें ये है। तो इसका असर ये पड़ रहा है डिविडेंड का कि 2040 और 2050 के बाद हमारे यहाँ पर काम करने वाले कमाऊ लोगों की संख्या कम होगी जी, और जिनका हमें संरक्षण कर रहा है, उनकी संख्या ज़्यादा। ठीक, और इसका असर सबसे ज़्यादा जो है वो गाँव में पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया कि 45% लोग अभी भी वो खेती से सीधे जुड़े हुए हैं और खेती से उनका जीवन यापन जो है वो होता है। जी, जी, गाँव में सबसे ज़्यादा ये इसका असर होगा। अब जी, हम पॉवर्टी के बारे में पहले बात कर चुके हैं कि वो 2 टियर, 3 टियर में ये हो रहा है और 5 टियर में ये हो रहा है कि मॉल खुल रहे हैं जी, नए वहाँ। तो वो बड़ा जी, जिसे कहते हैं वो सिम्प्टोमेटिक सी चीज़ है, वो एनेक्डोटल है कि आप कह सकते हैं कि मैं भई वहाँ गाँव में गया और वहाँ पर हो जी, गया। जैसे कि सरकार जो बात करती है कि नई-नई जो चीज़ें हैं कि हम नई चीज़ों में लोग नौकरी कर रहे हैं। एक उसका बहुत जी, बड़ा हिस्सा है क्रिएटर जी, इकोनॉमी की बात। जी, क्रिएटर इकोनॉमी के ऊपर गूगल के बड़े-बड़े एडवर्टाइज़मेंट आ रहे हैं कि आप आइए गूगल अकाउंट खोलिए या आप इंस्टाग्राम अकाउंट खोलिए और क्रिएटर इकोनॉमी का हिस्सा बनिए। प्रधानमंत्री भी क्रिएटर इकोनॉमी के जो लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, उनसे बैठ के कर चुके हैं। गोवा के चीफ मिनिस्टर के साथ उनकी बैठक हुई। होम मिनिस्टर के साथ इन क्रिएटर इकोनॉमी वालों की बैठक हुई। लेकिन क्रिएटर इकोनॉमी की हालत भी आप सुन लीजिए कि हिंदुस्तान में अगर 15 करोड़ लोग यूट्यूब पर हैं, उनमें से सिर्फ़ 15,000 लोग ऐसे हैं, जो कि 1 लाख रुपए साल का कमाते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। तो ये सारी जो नई चीज़ें हम बता रहे हैं, ये इनका ये है। दूसरा जी, आप बात करते हैं कि हम स्टार्टअप इकोनॉमी हो गई, स्टार्टअप इकोनॉमी। स्टार्टअप इकोनॉमी का ये हाल है कि सिर्फ़ 4% नई जो कंपनियाँ हैं, वो सक्सेसफुल हो रही हैं। ठीक। तो स्टार्टअप इकोनॉमी में एक आपने ओला बोल दिया, पेटीएम बोल दिया, उनके भी बुरे हाल हैं, आप देख हुँ, सकते हैं। हुँ, 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 हुँ। ओला का जो शेयर है वो 40% से भी ज़्यादा नीचे चला गया है। जी, 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 पेटीएम जी, जो है वो जहाँ था वहाँ पर अटका हुआ है। हर एक जी, आदमी नई अब वो बैंक खोलने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, नई वो कर रहे हैं। भई आप तो ऑलरेडी बैंक हैं, अगर आप पैसा ले रहे हैं लोगों से और दूसरे को हुँ। दे रहे हैं, तो आप तो ऑलरेडी बैंक हैं। तो बैंक है उसके ही लिए है एक तरह से। लाइसेंस की क्या ज़रूरत है? तो अच्छा, ये एक एक चीज़ पूछ लूँ, पब्लिक सेक्टर में हमारी
जॉब ग्रोथ का क्या हाल है? मैंने आपको ये बताया, ये पब्लिक सेक्टर की जो रेलवे का आपने बता दिया था। हाँ, रेलवे का और ये सब का पब्लिक सेक्टर में जो कंपनियां हैं, उनमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जैसे कि आईओसी वगैरह, मेरे पे है उसके आंकड़े भी हैं, मैं आपको 2 मिनट में बता सकता हूँ वो, कि देखिए, उनका देखिए, क्या अगर ये और पब्लिक को पता लग जाए कि भाई सरकारी क्षेत्र में हाँ, रोजगार, पुलिस और वो छोड़ के, पुलिस इस और टैक्स लिस्ट वाले में है ग्रोथ, हाँ, तो अगर किसी को स्टेट बैंक में पिछले साल नौकरियां कम हुई हैं। अच्छा, एलआईसी में सिर्फ 198 नौकरियां नई लगी हैं। अच्छा, हाँ, जो कि देश की सबसे बड़ी संस्था है। जी, और उसके बाद में आप चलिए, एनटीपीसी में नौकरियां कम हुई हैं अच्छा, 1000। ओएनजीसी में भी नौकरियां कम हुई हैं। देखिए, नौकरियां ठीक, कम होने का सबसे बड़ा असर ये है कि यहाँ पर हमारी आबादी के हिसाब से नौकरियां बढ़नी चाहिए, कम से कम 2% तो बढ़नी चाहिए ना, ठीक बात है। जितनी हमारी आबादी बढ़ रही है। हमारा जो डेमोग्राफिक एरिया है वो तो और भी तेजी से बढ़ रहा है। जी, जी, जी। ओवर ग्रिड में नौकरियां कम हुई हैं। अ, कोल इंडिया में तो 10,000 से ज़्यादा नौकरियाँ कम हुई हैं। ओह! एचएएल, हाँ, ये एचएएल जो है, जो कि इस समय हम बड़ा सनराइज़ सेक्टर कह रहे हैं कि हम लोग डिफेंस में बहुत काम कर रहे हैं और हुँ, डिफेंस इकोनॉमी बनाएँगे हिंदुस्तान में, वहाँ पर 1431 नौकरियाँ कम हुई हैं 1 साल में। बताइए। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी नौकरियाँ कम हुई हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी कम से कम हिंदुस्तान का मतलब सरकारी तो कोई ऐसा नहीं लगता जिसमें नौकरियाँ बढ़ी हुई। इंडियन ऑयल में नौकरियाँ कम हुई हैं। ये मैं सिवाय आपको पुलिस सिवाय पुलिस के और टैक्स एरिया में 2 जगह बढ़ी हैं, बाकी सब जगह जी, कम ही कम हो रही। जी। सरकारी नौकरियाँ पुलिस की बढ़ी हैं और टैक्स डिपार्टमेंट की बढ़ी हैं, बाकी सब जो हैं वो लगातार उसमें वो कम हो रही हैं। तो ये समस्या है और इसके लिए हमको चाहिए कि बाकायदा जो हमारे छोटे, अब वही लौट के हम वहीं आते हैं जीडीपी और इकोनॉमी पे, कि जो हमारे छोटे जो कारखाने हैं, जो फैक्ट्रियाँ हैं, वो लगातार जो हैं, वो बंद होते जा रहे हैं, उनके ऊपर बड़ा एमएस बात एमएसएमई पे ही आती है कि अगर एमएसएमई क्षेत्र जो नोटबंदी के बाद से तबाही झेल रहा है और जिसको जीएसटी ने दूसरी लात मारी, कोविड की प्राकृतिक लात पड़ गई, कुल मिला-जुला के उसने सब कुछ पूरी उस अर्थव्यवस्था को उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आप देखिए, साउथ के कोरिया जैसा जो देश है, उसमें उनके जो छोटे एमएसएमई जो उनके हैं, उस वो 70% लोगों को कोरिया के को जॉब देते हैं और 70% जो एक्सपोर्ट उनका है, उसमें भागीदारी है। क्या बात है। तो वो हमने जो है उसको कम कर दिया है। अब उसके आंकड़े आप देखें कितने कम हो गए, कितने ज़्यादा हो गए, तो करते क्या हैं आप कि चूँकि एमएसएमई जो डिपार्टमेंट है, वो इस समय ये बोल रहा है कि 10 लाख रुपए हमसे ले लीजिए, नई कंपनी खोल लीजिए। आपने 10 हुँ, लाख रुपए हुँ, ले लिए, नई कंपनी खोल ली। तो हुँ, वो आंकड़ा तो बढ़ गया उनका, कि साहब इतनी कंपनियाँ चल रही हैं। लेकिन हुँ। वो कंपनियाँ कर क्या रही हैं? वो कंपनियाँ क्या किसी को जॉब दे रही हैं या नहीं दे रही हैं? ये समस्या सबसे बड़ी तो जो है कितनी वो, उसमें से फेल होती जा रही हैं, जो वापस नहीं हो पा रही वगैरह-वगैरह। और अब ये समस्या और बढ़ने वाली है क्योंकि इस बजट में जो अभी भी रखा गया है फरवरी में, उसमें हमारा जो कैपिटल इंटेंसिव जो काम है, जो सरकार का एलोकेशन है हुँ। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, वो कम हो गया है। हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ, हुँ। उसको हम लगातार कम कर रहे हैं 2021 से, पैंडेमिक के बाद में, और वो कम हो रहा है, तो वो नौकरियाँ भी अब धीरे-धीरे वो कम होना शुरू हो जाएँगी। और उसका असर आने वाले 1-2 साल में आपको वो मिलने वाला है। और ये जो भीड़ जो है आपको दिखाई देती है सड़कों पर, ये बेरोज़गार नौजवानों की जो है, ये सिर्फ़ भीड़ नहीं है। ये सिर्फ़ वो लोग नहीं हैं जो औरंगज़ेब की कब्र खुदवाने के लिए दंगा करवा रहे हैं या जो ये कर रहे हैं। ये वो लोग हैं कि अगर इनको सही शिक्षा मिले, सही शिक्षा के आपको साधन मिले, वोकेशनल ट्रेनिंग मिले, तो ये मुल्क को बनाने वाले लोग। तो इनका, हमारी जो श्रम है, हम उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या इस समय ये है। और पिछले देखिए 10 साल बहुत बड़ा समय होता है किसी भी सरकार के लिए। और 10 साल में हमने ये देख लिया है कि अ, जिस तरह से काम एक होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और उसकी वजह से ये है कि आने वाले 10, अब ये ऐसी चीज़ें हैं कि सरकार तो चली जाएगी, लेकिन उसका जो असर है, वो अगले 10-15 साल तक रहेंगे।
और ये जो असर है, जैसे कि चीन ने बाकायदा देख करके ये किया, पहले उनकी वन चाइल्ड पॉलिसी थी, आपको अगर ध्यान हो। ठीक, और उनको लगा कि उस पॉलिसी की वजह से हमारा जो डेमोग्राफी है वो चेंज होने वाली है, वो पॉलिसी उन्होंने चेंज कर दी। ठीक बात। और हाँ, और उसका असर अभी दिखाई नहीं देगा, वो उसका असर जो है, जब वो 8-10 बच्चा साल बाद। हाँ, जो 10,000 में 2010 में पैदा हुआ है, वो हुँ, 20 साल का होगा 2030 में, तब आपको उसका असर दिखाई देगा, क्योंकि वो आपकी वर्कफ़ोर्स में आएगा। तो ये जो चीज़ है बड़ी दूरगामी, उसके ऊपर हम काम नहीं कर रहे हैं। बातें हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन बातों का ये है कि पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, उसके पास थोड़ी-सी एक पावर्स हुआ करती थी, वो स्टेट्स के से डायरेक्टली बात कर लिया करता था। म प्लानिंग कमीशन के जो वाइस चेयरमैन थे, मुझे ध्यान है कि उनकी जो पोस्ट थी, वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर थी, जी, प्रोटोकॉल। तो वो जी, चीफ मिनिस्टर से सीधे बात कर लिया करते थे कि भई आपका ये उसमें। अब तो जो पार्लियामेंट्री कमिटी है, उसने तो नीति आयोग को बोल दिया है कि आपको तो यही नहीं मालूम कि आपकी प्लानिंग क्या है? आप क्यों इतना 1000 करोड़ रुपया माँग रहे हैं? क्योंकि हुँ, आप तो ये बता नहीं पा रहे कि आपकी क्या प्लानिंग है। पिछले साल आपने 300 करोड़ माँगा, 1000 करोड़ खर्च कर दिया। हुँ, तो ये जो प्लानिंग है, ये हमारी जो है वो नहीं हो पा रही है। और इसकी वजह से हम भविष्य में हमारा जो है, जो नौजवान है, उसके पास में सही रोज़गार नहीं होंगे, नौजवान के पास में सही रो कोई भी मुल्क जो है जिसने तरक्की की है, वो सिर्फ़ नौजवान के ऊपर की है। चाहे वो आपका अमेरिका हो, क्योंकि यंग लोग यूरोप के अमेरिका गए सारे, उन्होंने रिस्क लिया इतना बड़ा, यूरोप छोड़ के अमेरिका गए, यंग लोग थे और उन्होंने जाके वहाँ पर उस मुल्क को आगे बढ़ाया। अ यूरोप आप पूरा का पूरा देख लें, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइज़ेशन और जी, ख़ास जी, के पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, कि उन्होंने अपना वहाँ पर काम किया। चीन ने सबसे ज़्यादा इसमें किया, जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, यहाँ पर सब उन लोगों ने अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का अच्छा इस्तेमाल किया और वो हमसे आगे चल रहे हैं। और हम उसका इस्तेमाल ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। और उसकी जो पूरी जो पॉलिसीज़ थी, जो बनाई गई थी, वो सब रद्द कर दी गई। प्लानिंग कमीशन की तमाम रिपोर्ट्स हैं कि आपको ये करते रहना चाहिए था, वो रिपोर्ट्स नहीं हैं। नीति आयोग के पास में कोई अधिकार नहीं है। हर तरह की वो उस नीति आयोग का काम ये प्लानिंग कमीशन का काम, मैं आपको बताऊँ कि प्लानिंग कमीशन से मैं पहली बार प्लानिंग कमीशन में तब मिला जब केसी पंत हुआ करते थे प्लानिंग कमीशन में। अच्छा, और हाँ, और इसलिए मैं मिला उनसे कि प्लानिंग कमीशन की जो रिपोर्ट्स थी, वो गवर्नमेंट की जो कार्रवाई है, उसका क्रिटिक हुआ करती थी। तो हम तो जर्नलिस्ट की तरह ये है कि जो भी गवर्नमेंट का क्रिटिक कर रहा है, आँकड़े उनके पास में हैं, तो उसको पकड़ लो अपना और बताओ साहब प्लानिंग कमीशन ने ये बोला है कि ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा और गवर्नमेंट के ऊपर आप एक अंकुश लगाइए। हम प्लानिंग कमीशन इसलिए जाया करते थे और प्लानिंग कमीशन वालों से बात करते थे बैठ के। उनसे दोस्ती करते थे, वो नई रिपोर्ट आती थी, वो हमारे पास पहले आती थी। और सरकार के पास बाद में जाती थी। लेकिन अब वो आपने एक पूरी संस्था को खत्म कर दिया, आपने तो आपकी जो क्रिटिकल फैकल्टीज़ हैं, आपकी जो इंटरनल क्रिटिसिज़्म है, वो नहीं हो पा रहा है। इसी इसी नोट पे आज के कार्यक्रम को समेटते हैं। थैंक यू पंकज भाई। स्वस्थ रहें आप, सानंद रहें और फिर भविष्य में आपके साथ कोई बातचीत हो, तो अच्छा लगेगा। हमारे दर्शक बहुत लाभान्वित होंगे। गंभीर विषय था, लेकिन थ्रेडबेयर इसको सामने रखने की कोशिश की है पंकज भाई ने आंकड़ों के साथ। उनका सरकारी क्षेत्र का अनुभव है, पत्रकारिता का अनुभव है और वो आंकड़ों पर सिंसियरली काम करते हैं। आपने इस जी, बातचीत में सुना ही बहुत-बहुत और देखा ही। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद शीतल जी और नमस्कार। बात Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.